वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर का जो सोशल स्टडीज़ है उसके 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की अवधारणा व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से कैसे भिन्न है, किन्हीं तीन मुख्य भिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे 4 नंबर है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर में आपको अवधारणा बताना है, फिर 2 नंबर में आपको उसके क्षेत्र बताने हैं, 3 नंबर में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस में। फिर 3 नंबर में आपको उन तीनों जो भी 3 भिन्नताएं हैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताना है कि कैसे है। जैसे यहाँ पे पहला अवधारणा बताया कि 19वीं शताब्दी में क्या होता था, जो भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, उसको अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था। लेकिन फिर 1892 में क्या हुआ, अमेरिका में सबसे पहले इन चारों विषयों को एक साथ पढ़ाना शुरू किया गया और उसका नाम रखा गया सामाजिक अध्ययन, मतलब कि सोशल स्टडीज़। फिर 1911 में जो कमेटी ऑफ 10 है उसमें उन्होंने क्या किया, सोशल स्टडीज़ में एक और नया जो सब्जेक्ट था समाजशास्त्र उसे ऐड कर दिया। फिर 1916 में इसको जाके स्वतंत्र जो विषय है उसके रूप में मान्यता दी गई, सोशल स्टडीज़ को, मतलब सामाजिक अध्ययन को। फिर इसके क्षेत्र क्या हैं, पहला तो है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन, फिर भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, सामाजिक वातावरण का अध्ययन और तत्कालीन घटनाओं का अध्ययन। इसे आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तभी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद है अंतर में हम पहले बताएंगे सामाजिक अध्ययन, फिर सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है। सामाजिक अध्ययन क्या है, निम्न स्तर की कक्षाओं के लिए है, और सामाजिक विज्ञान क्या है, ये उच्च जो स्तर की कक्षाएं होती है उसमें होता है। फिर जो सामाजिक अध्ययन है उसका क्षेत्र संकुचित है, जबकि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है और विस्तृत है। सामाजिक अध्ययन में क्या होता है, जो विषय होता है उसे एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, अलग अलग पृथक पृथक रूप में पढ़ाया जाता है। फिर है सामाजिक अध्ययन क्या है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसे उसके व्यवहार में लाना, जबकि सामाजिक विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देता है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसमें से आपको 3 को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, जो लास्ट में क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद है अथवा में एक क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आप कौन कौन से 4 मुख्य जो सिद्धांत है उसको अपनाएंगे और व्याख्या कीजिए, इसको व्याख्या करके बताना है। फिर एकीकृत उपागम एवं अंतः विषय उपागम में अंतर भी स्पष्ट करें। तो 2 नंबर में आपको परिभाषित करना है, फिर 4 नंबर में आपको क्या करना है, सिद्धांत बताने हैं 4, और उसके बाद उसके एक्सप्लेन भी करना है, और 4 नंबर में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में, जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है और इंटीग्रेटेड अप्रोच में। उसके बाद पहला इसमें बताएंगे कि पाठ्यचर्या क्या है। उसका शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के जो करिकुलम है उससे लिया गया है, और करिकुलम जो है लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब कि दौड़ने का जो मैदान है। तो इस अर्थ में क्या हो गया, पाठ्यचर्या वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अगर हम यहाँ पे देखें, एक मुनरो ने परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि जो करिकुलम है उसमें क्या होता है कि सारे जो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, चाहे हम बच्चों को बाहर जो हम उसे अनुभव दे रहे हैं, सभी मिलके करिकुलम का निर्माण करते हैं। फिर है सिद्धांत में क्या हो जाए, पहला तो है अगर हम करिकुलम पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, तो वही हमारे सिद्धांत हो जाते हैं। एक तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत कि उसमें एक्टिविटीज़ हों। बाल केंद्रिता मतलब बच्चे की सेंटर में रख के उसकी जो उपयोग आवश्यकता है, योग्यता है, उसको ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाए। फिर उपयोगिता के सिद्धांत की करिकुलम ऐसा हो कि उसकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड हो और उसमें उपयोग हो। लचीलेपन का सिद्धांत कि अगर हम कहीं बाद में मॉडिफाई करना चाहें या कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो हम कर सकें, इतना उसमें स्पेस होना चाहिए। उसके बाद 5th है कि मानव संबंधों को समझने संबंधी सिद्धांत। फिर पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत कि पर्यावरण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए करिकुलम में। तो ये सारे सिद्धांत हैं। उसके बाद है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है एकीकृत उपागम और अंतः विषयक उपागम। एकीकृत उपागम को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और अंतः विषयक उपागम मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो पहला एकीकृत उपागम में क्या होता है, क्षमता आधारित होता है, जबकि जो अंतः विषय उपागम है उसमें क्या होता है, ये पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित है। फिर है विषयों का एकीकरण और मिश्रण करना। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड में हम यहाँ पे विषयों को एकीकृत कर देंगे। जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसके साथ में हमने आर्ट को या वर्क को इंटीग्रेट करके कोई एक्टिविटी कराई, उसके थ्रू हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और अंतर विषयक जो है उपागम, उसमें क्या होता है, अलग अलग स्वतंत्र विषयों के रूप में अध्ययन कराना। जैसे कि जो सामाजिक विज्ञान में जब बड़ी क्लासेस में बच्चा आ जाता है तो सामाजिक विज्ञान क्या है, उनका अलग अलग पार्ट में बदल जाके भूगोल की अलग बुक हो जाएगी, इतिहास की अलग बुक हो जाती है,
ऐसी नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र की अलग बुक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें एकीकृत में रुचि, आवश्यकता व क्षमता के आधार पर अध्ययन हेतु निम्न कक्षाओं में उपयोगी है, जबकि अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देखें तो ये विस्तार व गहराई से अध्ययन कराने हेतु उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कीजिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर में आपको यहाँ पे बताना है कि आपदा प्रबंधन क्या है, फिर 4 नंबर में आपको इसकी आवश्यकता और महत्व बताना है, और 4 नंबर में आपको बताना है कि आप कौन कौन से उपाय करोगे आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। फिर आपदा, पहले तो हम बताएंगे आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद सेकंड है, ये सीधा खतरे को कम नहीं करता बल्कि योजना बनाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है? व्यक्तिगत दुख को कम करना, पीड़ितों की रक्षा करना, आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। उसके बाद है नुकसान व मौतों को कम करना, महत्वपूर्ण जानकारी और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। तो ये इसकी आवश्यकता और महत्व हो गया। फिर आपदा प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर? पहले तो हम क्या करेंगे, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन और प्रशिक्षण करना, कि हम एक कमेटी या समिति बनाएं और उनको ट्रेनिंग दें ताकि अगर स्कूल में कुछ होता है तो वो उसको सही से एग्जीक्यूट कर सकें। फिर सेकंड है कि विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना, योजना बनाए कि हमें कैसे करना है। उसके बाद जो बाल प्रेरकों का चयन कर प्रशिक्षित करना, कि स्कूल्स में से स्टूडेंट्स को वहाँ पे सेलेक्ट करना, उनको प्रशिक्षित करना, और ताकि वो उस टाइम पे सही से काम कर सके। फिर है लीड कर सके बच्चों को। फोर्थ है कि विद्यालय में समय समय पर आपदा प्रबंधन का अभ्यास करवाना। देखा भी होगा आपने स्कूल में जो मॉक ड्रिल्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि बच्चों को पहले से वो प्रैक्टिस होती रहे। तो ये हो गया हमारा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसमें अथवा में क्वेश्चन पूछा है सेकंड में ही कि सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं, और उसके ये 4 नंबर में बताना है आपको। फिर सांस्कृतिक विरासत या धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये 3 नंबर में एक्सप्लेन करना है आपको। और दिल्ली एक सांस्कृतिक विरासत का शहर है, इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए, ये भी 3 नंबर में आपको बताना है, और टोटल 10 मार्क्स का ये। तो पहला हम बताएंगे कि विरासत क्या है। सभी जो चल एवं अचल संपत्ति है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है उसे हम विरासत कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारी पोशाक हो, या हमारे पास धन है, दौलत है, सारी चीज़ें क्या है, हमारी विरासत है। उसके बाद है सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा दिए गए कला, विज्ञान और शिक्षा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। फिर है इसमें मंदिर, प्राचीन गुफा, कई इमारतें सांस्कृतिक विरासत की निशानी है जिसे सरकार या विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सांस्कृतिक विरासत में जो मूर्त संस्कृति है, चाहे वो भवन है, पुस्तक है, या फिर अमूर्त संस्कृति जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे लोकगीत है, भाषा है, परंपराएं हैं, और फिर प्राकृतिक विरासत जो सांस्कृतिक महत्वपूर्ण दृश्य है या जैव विविधता है, ये सभी इसमें सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आते हैं। फिर संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पहला तो ये पर्यटन स्थल है, और पर्यटन स्थल के रूप में बहुत मतलब फेमस होता है, जिससे हमें क्या होता है, लाभ भी मिलता है देश को। फिर है शैक्षिक संसाधन के रूप में कि बच्चों को हम वहाँ पे दिखाने के लिए ले जाते हैं तो उनको शिक्षा भी प्रदान होती है, मिलती है। उसके बाद है मौजूदा व्यवसाय को बनाए रखना। फिर है सांस्कृतिक परंपरा मान्यताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण का माध्यम, कि बच्चे अगर उसे देखेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी, तो कैसे वो जो पहले की पीढ़ी है उसको कैसे जान पाएंगे। फिर राष्ट्रीय पहचान का भी है, क्योंकि ये बहुत एक राष्ट्र धरोहर भी बन जाता है, हमारे राष्ट्र की पहचान बन जाती है, तो ये राष्ट्र की पहचान भी है, इसलिए हमें इसकी संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसके बाद है दिल्ली एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में। तो हम बताएंगे कि भारत की राजधानी है, विश्व का 8वां सबसे बड़ा शहर है, क्षेत्रफल क्या है इसका, फिर उसके बाद स्थिति क्या है, और जलवायु। तो जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है इसकी। फिर हम उदाहरण के लिए हम कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, तो ये एग्जाम्पल दे के आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से क्या है, दिल्ली एक राष्ट्रीय एक धरोहर के रूप में हम इसको देखते हैं। फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर
सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप समस्या समाधान विधि का उपयोग कैसे करेंगे, उचित उदाहरणों से वर्णन करें। 2 नंबर में आपको बताना है कि समस्या समाधान विधि है क्या। फिर 4 नंबर में आपको बताना है कि आप कैसे इसका उपयोग करोगे। फिर 4 नंबर में आपको उदाहरण देना, तो उदाहरण के ही यहाँ पे 4 नंबर है। तो पहला तो यहाँ पे बताएंगे कि समस्या समाधान विधि के अंतर्गत छात्रों को समस्या दी जाती है, वे उसके कारणों की खोज करते हैं, नियम की विधि द्वारा उसे पूर्ण करते हैं और परीक्षण व मूल्यांकन कर देखते हैं कि क्या हमारा मूल्यांकन सही है या गलत है। फिर है सीवी गुड के अनुसार समस्या समाधान विधि अनुदेशन की वह विधि है जिसमें उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जाता है जिसके समाधान की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद हम इसमें चरण बता सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस लगाएंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि क्यों हो रहा है आखिरकार। फिर उसके बाद प्रयोग द्वारा परीक्षण करेंगे, फिर हमने जो हाइपोथेसिस लगाया है उसको हम वहाँ पे प्रयोग करके देखेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और फिर निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है बुक में कि जैसे वृक्षों की कमी की अनुभूति, तो ये हमारी समस्या हो गई। फिर आपने यहाँ पे देखा कि हमें वृक्ष क्यों चाहिए, क्या हम वृक्षों के बिना रह सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे कुछ प्रश्नों का निर्माण किया, क्या वृक्ष हमारे लिए आवश्यक हैं, तो यहाँ पे 2 आ सकता है कि हाँ और नहीं। फिर स्थानीय वृक्षों का अध्ययन करना, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना बनाना, तो ये यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं जो कि फ्लो चार्ट्स में दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसे। इसकी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि स्रोत विधि से आप क्या समझते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप स्रोत विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, उचित उदाहरणों सहित व्याख्या करें। तो उदाहरण में फिर यहाँ पे 4 नंबर का पूछा है। तो पहले तो हम बताएंगे स्रोत या सूत्र क्या होता है। इससे अभिप्राय होता है किसी वस्तु, स्थान, घटना, साहित्य, कलाकृति आदि से है जिसके द्वारा हमें सूचना या ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे हमें पता चला कि वो घटना क्यों हुई थी या हमें उसका कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे स्रोत हो गया। स्रोत विधि में इन्हीं स्रोतों का उपयोग करके ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। तो इसमें क्या होता है, स्रोत में वस्तु आ गई, फिर है मुद्रित सामग्री जो होती है पहले की, ऐतिहासिक कथा, घटना, ये सब मौखिक विवरण जो भी लोगों से सुनी हुई बात होती है वो इसमें आ जाता है स्रोत में। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इसका उपयोग कैसे करेंगे कि हम प्रस्तावना के टाइम पे क्या कर सकते हैं, स्रोतों का उपयोग हम बच्चों का, अगर हम मोहनजोदड़ो की कहाँ ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया तो उसमें जो खुदाई में जो भी चीज़ें मिली थी, सिक्के वगैरह, वो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, चित्र के द्वारा, स्लाइड के द्वारा या फिल्म के द्वारा वहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेकंड के सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद सेना है उसके द्वारा की गई जो मुद्रा से अवगत कराना, उनके योगदान को बच्चे वहाँ पे समझ सकेंगे। फिर थर्ड है कि पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी को राष्ट्रीय जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण और आर्थिक एवं सामाजिक योजना की जो प्रतिलिपि है वो वहाँ पे दिखा सकते हैं, जो फोटोकॉपी वगैरह होती है। फिर कक्षाओं में विद्यार्थियों को लोक कथाओं से परिचित कराना। तो इस तरीके से हम वहाँ पे कर सकते हैं स्रोत सामग्री का उपयोग। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र और प्रदर्शनी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में संग्रहालय एवं शैक्षिक भ्रमण के 3 उपयोग भी लिखे हैं। तो मानचित्र का वही है कि हम ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाने के लिए, जलवायु, खनिज को दर्शाने के लिए, या राज्यों में हम यहाँ पे वो करने के लिए कि कितनी ज़्यादा साक्षरता दर है या बेरोजगारी कितनी है, कहाँ पे निर्धनता कितनी है, ये सब दिखाने के लिए हम मानचित्र का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। प्रदर्शनी जो एग्जीबिशंस होती है उसका क्या कर सकते हैं हम कि जो स्वनिर्मित उपकरण है उसका वहाँ पे हम बच्चों ने जो खुद बनाया उसका वहाँ पे हम एग्जीबिशन लगा दें, या बच्चों ने जो कार्टून या चित्र बनाए हैं, मानचित्र बनाया, उसके एग्जीबिशन में दिखाया जाए, या जो भी बच्चों ने कोई क्रियात्मक कार्य किया, अनुसंधान किया तो या प्रोजेक्ट बनाया तो उसको वहाँ पे एग्जीबिशंस में लगाया जाए। फिर संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सामग्री को एकत्र करके और संरक्षित करके रखता है। ये बताती है कि मानव जो था वो पहले कैसा था और उसने कैसे कैसे वहाँ पे विकास किया, तो ये संग्रहालय हो गया। उसके बाद है शैक्षणिक जो हमारा भ्रमण होता है। शैक्षिक भ्रमण में क्या होता है, जो सामाजिक अध्ययन के जो विषय है उसको समवेत करता है, अन्य विषयों के साथ में मिलाता है। खोज व अनुसंधान की प्रवृत्ति के विकास में उपयोगी हैं। दूसरे प्रांतों के भ्रमण से राष्ट्रीय एकता की भावना आती है, और सामाजिक अध्ययन शिक्षण कार्यक्रम में विविधता लाने में भी उपयोगी है शैक्षणिक भ्रमण। तो ये इसके हो गए उपयोग। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, मूल्यांकन से क्या समझते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन में आप किस प्रकार भेद करेंगे, अधिगमकर्ता मूल्यांकन की वैकल्पिक विधियाँ एवं उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर का हमारा ये है कि क्या है मूल्यांकन। तो हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो किस सीमा तक मूल्यवान है, इस बात का पता लगाने क्या है मूल्यांकन कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तन के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उनकी व्याख्या की जाती है।
फिर अगर हम बात करें सतत मूल्यांकन क्या होता है, जो निरंतर चलती रहती है पूरे साल, हम औपचारिक रूप में या अनौपचारिक रूप में, हम दोनों रूप में इसका मूल्यांकन करते हैं। फिर है विषय पर गतिविधि का भी नियमित मूल्यांकन होता है और समय पर सुधार के अवसर होते हैं। फिर है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मतलब सभी पक्षों का, चाहे वो बच्चे का शारीरिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, सभी मूल्यों का वहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है। व्यवहार और सक्रिय यहाँ पे मूल्यांकन होता है व्यवहार का। सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है व्यापक मूल्यांकन। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। उसके बाद वैकल्पिक विधियाँ क्या है कि हम बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सिर्फ वो पेन पेपर ही ना यूज़ करें, और भी जो चीज़ें हम उसका उपयोग कर सकते हैं वो वैकल्पिक विधियाँ होती है। जैसे कि अगर हम साक्षात्कार विधि ले सकते हैं, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा, परियोजना आधारित मूल्यांकन, अवलोकन प्रपत्र और मौखिक जो प्रस्तुतियाँ हैं वो यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं वैकल्पिक रूप में। इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व है कि इससे बच्चे में क्या होता है, नए कौशलों का, जो स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, रचनात्मकता में सुधार आता है, फिर उत्पादकता में वृद्धि होती है बच्चों की, अनुसंधान कौशल बढ़ता है, बच्चे रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाते हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को बेहतर जाना, क्योंकि अगर पेन पेपर से होता है तो सिर्फ बच्चे की मार्क्स के बारे में जो टीचर होते हैं वो जान पाते हैं, लेकिन अगर बच्चे के इंटरव्यू लिया जा रहा है या फिर वहाँ पे ओरल अगर कुछ पूछा जा रहा है बच्चों से, तो वो शिक्षक वहाँ पे अच्छे से जान पाता है उसे। उसके बाद है 6 क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के किन्हीं 5 मुख्य मूल्यों की चर्चा कीजिए। तो इसके मूल्य पता ही है क्या क्या होते हैं। पहला तो व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, फिर नैतिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, अनुशासनात्मक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 5 जो मुख्य मूल्य हैं वो ये हैं। इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अल नीनो व ला नीनो के संप्रत्यय की भारतीय मानसून के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो जलवायु क्षेत्र क्या होता है, एक ऐसी जलवायु क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें पूरे वर्ष समान जलवायु स्थिति होती है। इसे मुख्य रूप से तापमान और जो वर्षा डाटा होता है उसके उपयोग से पहचाना जाता है। फिर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है। ये दोनों वैसे क्या है, समुद्री प्रक्रिया होती है। अल नीनो का जो स्पेनिश शब्द से निकला है इसका होता है ईशु, बालक, और ला नीनो का होता है छोटी बच्ची। फिर अगर हम अल नीनो की बात करें तो इसमें तापमान में वृद्धि होती है, जबकि ला नीनो में क्या होता है, तापमान में कमी होती है। अल नीनो जो होता है हवा का जो इसमें दाब होता है वो सतह पर उच्च होता है, जबकि ला नीनो में सतह पर निम्न हवा का दाब होता है। और अगर अल नीनो की बात करें तो समुद्र में पानी गर्म होना शुरू हो जाती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। ला नीनो में क्या होता है कि पानी ठंडा होना शुरू होता है और इससे क्या होती है, ठंडी बढ़ती है। फिर ला नीनो के जो प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो भारत में जोर पकड़ता है। तो ये इसका प्रभाव हो गया भारत पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है, चर्चा कीजिए। तो पहला तो जो एनसीईआरटी 2005 है वो कहता है कि बच्चों को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनमें अंतर और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, ये है इसके मुख्य विशेषता। फिर सेकंड है कि पर्यावरण संबंधी पूर्ण समझ विकसित करना बच्चों में। और थर्ड है बच्चों में प्रेक्षण, पहचान व वर्गीकरण के कौशलों को विकसित करना। और फिर अपने क्षेत्र और राज्य व देश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। और फिफ्थ है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों की जिम्मेदारियों व भूमिका को समझने की योग्यता विकसित करना। तो ये हो गया हमारे जो एनसीईआरटी 2005 है उसकी मुख्य बातें। ये हमें सोशल जो स्टडीज़ है उसके संदर्भ में बताना है, तो इसलिए हमें उसी के पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करके लिखने होंगे। फिर अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं तथा उसकी बदलते समय में क्या भूमिका है। तो आवश्यक गुण क्या है, पहले तो जो शिक्षक है उसका अपने जो सब्जेक्ट है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान से परिचित होना चाहिए, बच्चे की जो वहाँ पे आवश्यकता है या उसके जो वहाँ पे भाव है उसको समझ सकें। फिर है शिक्षण विधियों में निपुणता। और फिफ्थ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, कि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, अलग होता है। फिर है बदलते समय में भूमिका क्या है, कि जो विद्यार्थी के में क्या है कि नैतिक मूल्यों का विकास करे। फिर दूसरा है जो नई नई तकनीक है या विधि है उससे हमेशा अपडेटेड रहे वो, और जो परंपरागत शिक्षण है उससे वो बाहर निकले। तो ये इसकी बदलते समय में शिक्षण की भूमिका है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है,
सामुदायिक संसाधन कौन कौन से हैं? प्रारंभिक स्तर पर आप सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विभिन्न सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेंगे? तो सामुदायिक संसाधन के प्रकार क्या हैं? एक तो समुदाय में क्या आ जाएंगे, जो लोग रहते हैं। दूसरे इसमें जो भौतिक तत्व हो गया, चाहे वो मिट्टी हो, पर्वत हो, खनिज हो, नदियाँ हो, इसमें पुल वगैरह भी हो जाएगा जो इंसानों ने ही बनाया है, तो वो भी भौतिक तत्व में आ गए। फिर संस्कृति, जो रीति रिवाज हैं, विचार है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। फिर उपयोग क्या है? इससे क्या होता है कि जो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं स्कूलों में, कि जो भी कौशलपूर्ण व्यक्ति है उसको हम स्कूल में ला सकते हैं, आमंत्रित कर सकें, ताकि वो अपने व्यवसाय के बारे में बता सकें, अपने बारे में बता सकें। फिर अभिभावक शिक्षण संगठन, और तीसरा है कि जो भी त्यौहार है और राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाएं, ताकि समुदाय से बच्चा कनेक्ट कर पाए। और फोर्थ है क्षेत्र भ्रमण, बच्चों को शैक्षणिक जब भ्रमण पे ले जाते हैं। और फिफ्थ है रैलियाँ या स्कूल कैंप का आयोजन, जिससे समुदाय से वो कनेक्ट करें। तो ये हो गया उसका उपयोग। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसको हमें उसमें से दो को एक्सप्लेन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करके बताया आपको। तो पहला है सामाजिक लक्ष्य एवं अनिवार्यताएं। सामाजिक लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो अंततः आपको किसी सामाजिक कार्य से जोड़ता है। और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मिशन है वैश्विक सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाकर दुनिया भर के लोगों के जीवन में सुधार करना। और हमारा मजबूत, समग्र और अभिनव माप उपकरण सामाजिक प्रगति सूचकांक मापता है कि नागरिक कितने स्वस्थ, सुरक्षित और स्वतंत्र है। ये सामाजिक लक्ष्य और अनिवार्यताएं हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है कि सर्वेक्षण क्या होता है। तो सर्वेक्षण क्या होता है? जो भी सामाजिक शिक्षण में विषय में जो भी प्रकरण से संबंधित सूचना है उसको एकत्र करना। फिर इसमें समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जो धारणाएं हैं, रीति रिवाज हैं, या कोई नई योजना आ रही है उसका क्रियान्वयन से संबंधित जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसके लिए सर्वेक्षण करना। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो जो वास्तविक है, वस्तुनिष्ठ आंकड़े हैं, उसको एकत्रित करना, और दूसरा विचारों से संबंधित जो होते हैं, तो ये सर्वेक्षण है। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र के विभिन्न घटक कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो प्रश्न पत्र के घटक क्या है? तो ब्लूप्रिंट है, फिर वस्तु विश्लेषण और अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का विश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट है नमूना प्रतिमान, जिसे मॉडल कहते हैं। चित्र एवं चार्ट की सामाजिक अध्ययन शिक्षण में महत्व और उपयोगिता क्या है? तो प्रतिमान या मॉडल क्या होता है? वस्तु को स्पष्ट करना, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और सजीव बनाया जा सकता है। और कक्षा में छात्र क्या होते हैं? सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि मॉडल वगैरह देखेंगे तो वो खुद ही वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद है चित्र, विभिन्न दृश्यों को इसके द्वारा दिखाना संभव है। बच्चे चित्र पसंद करते हैं और कक्षा में प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। चित्र पाठ को क्या करता है? रोचक बनाता है। फिर चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट द्वारा तुलना करना सिखाना, कि विश्व जनसंख्या तुलना करना। फिर उसके बाद सेकंड है वस्तु की आंतरिक रचना व कार्यप्रणाली की जानकारी देना, चार्ट के द्वारा हम दे सकते हैं इसे। और थर्ड हम क्या कर सकते हैं? शैक्षिक प्रकरणों का सुनियोजित क्रमबद्ध ज्ञात कराने का कौशलों के विकास में उपयोगी है चार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।